नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है। एक तरफ जहां मोदी जी 75 के हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ के करीबी नेताओं ने कमान संभाली है। पहले तो गडकरी बोले, फिर वसुंधरा राजे ने भरे मंच पर मोदी जी को बेइज्जत किया और अब तो गजब हो गया है। मुरली मनोहर जोशी ने कमान संभाली है। मुरली मनोहर जोशी मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस्तीफा नहीं दिया तो क्या जबरिया रिटायर कर दिए जाएंगे? सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। मोदी शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला लिया है, वो फैसला भी बताएंगे और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर ही खड़ा हो गया है। पहले तो मुरली मनोहर जोशी ने जीडीपी को लेकर सवाल उठाए और अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पत्र लिख दिया है। फिलहाल इस पत्र के बाद आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं हुए तो क्या जबरन रिटायर हो जाएंगे सर? धन्यवाद प्रियंका जी। आपने जिस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी का जिक्र यहाँ किया है, तो अगर इस प्रकार के लोग मोदी की रणनीति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये मोदी युग का अंत होने वाला है। क्योंकि आप 2024 के बाद अगर देखेंगे, मोदी का कोई भी निर्णय, कोई भी योजना परवान चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब तो मैं अंदर की सूचना आपको यहाँ तक दे सकता हूं कि जो रणनीति इन्होंने बनाई थी, और चाहे वो अडानी के फायदे के लिए हो, चाहे वो अंबानी के फायदे के लिए हो, चाहे जितने अपने व्यापारिक दोस्त हैं, सबके फायदे के लिए जो इन्होंने रणनीति बनाई थी, उसमें जो ये कर सकते थे इन्होंने अभी तक कर दिया। अब इन्होंने सबके सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसीलिए इन्होंने देखिए, जिस ढोल नगाड़े के साथ रात को 12 बजे इन्होंने पार्लियामेंट चलाई थी, 12 बजे तक, और जीएसटी की घोषणा की थी और कहा था कि ये एक आजादी 47 में हुई थी और ये दूसरी आजादी है देश के लिए। ढोल नगाड़ों के साथ जो है दल बल लेके मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी और अब उसको वापस ले लिया जीएसटी को। अब उसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और उसको भी ब्रह्मास्त्र मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो इनका हर चीज मास्टर स्ट्रोक आजकल अपनी नजरों में हो रही है। जनता की नजर में वो चीज मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं हो पा रही। मेरा मानना ये है कि 2024 के बाद जिस प्रकार तेजी से ग्राफ गिर रहा है और जिस प्रकार आपके सारे निर्णय, सारी राजनीति ध्वस्त होती जा रही है, उससे पार्टी के लोग मुखर होकर बोलने लगे हैं और उन्हीं में से एक मुरली मनोहर जोशी है। और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, लगातार पार्टी के अंदर इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है। अंत में ये भी मैं प्रियंका बताना चाहता हूं आपको कि यह खतरा इनको बाहर वालों से नहीं है, अब खतरा इनको इतना विपक्ष से नहीं है जितना अंदर के लोगों से खतरा है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो संघ के लोग हों, उनसे ये घबराए हुए हैं। इसीलिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उस बदलाव के बाद भी ये सर्वाइव कर पाए। जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया है। और कितना मुश्किल हो गया है सर, ये उपराष्ट्रपति चुनावों में ही पता चल गया था, जब कार्यशाला की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठे और तो और गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से वोटों को मैनेज किया, किस तरीके से 10 टीमें लगाई गई, एनडीए के सांसदों को इकट्ठा किया गया, फिर भी गडकरी ने खड़गे के साथ एंट्री मारी तो बवाल खड़ा हो गया और संकेत साफ दिखाई दिए। आपने जैसा कि जिक्र किया सर कि अब संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही बगावत करना शुरू कर दिया है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी खुलकर सामने आ गए हैं। इसके साथ ही सर एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस तस्वीर को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने भी कमान संभाल ली है। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे मंच पर एक तरीके से बेइज्जत कर दिया है। मोदी जी बेचारे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और वसुंधरा राजे तमतमाती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे सर? पहले तो गडकरी बोल रहे थे और अब तो वसुंधरा मंच पर बेइज्जत कर रही हैं सर। अगर आप देखेंगे मंच पे जिस प्रकार से बाकी लोग खड़े हुए थे,
और वहां की उप मुख्यमंत्री वो दिव्या वो भी खड़ी हुई थी और मोदी जी सीधे चलते हुए वसुंधरा के पास आए हाथ जोड़ के और उसने अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया और अपने खुद उन्होंने नमस्कार भी स्वीकार नहीं किया और उद्धव हमें हम तो नहीं सुन पा रहे हैं, वीडियो में आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन ये जताता है कि उन्होंने कोई न कोई कड़वी बात कही है जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। तो उसमें वसुंधरा राजे सीना ताने खड़ी हुई हैं और मोदी जी कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के झुके हुए अंदाज में दिखाई देते हैं और जैसे वो उनसे कोई याचना कर रहे हो, इस तरह का सीन हमें नजर आता है। तो ये तस्वीर एकाएक 11 साल में कैसे बदल गई है, ये चीजें कैसे एकाएक 11 साल में बदल रही हैं। तो ये देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं देश में, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस ओर हमारी विदेश नीति जा रही है, जिस प्रकार से देश के अंदर चीजें चल रहे हैं। आप रोजगार महंगाई की बात करते थे, आप कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और 11 साल में 11 करोड़ रोजगार चले गए हैं लोगों के, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो अब इनको जवाब देना भारी पड़ गया है, इसीलिए ये अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं जो आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी। अब जैसे इन्होंने जीएसटी का बदलाव अभी तुरंत आपको दिखाई दिया और कई सारे बदलाव आपको दिखाई दिए। अभी ये मंत्रिमंडल का बदलाव भी करेंगे, अभी ये कई राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का बदलाव करेंगे, उसके बाद पार्टी में बदलाव होगा, संघ के सामने भी ये नतमस्तक होंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी, क्योंकि जो अभी हालात देश में है और जिस प्रकार से बिहार में चुनाव चल रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी और ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है सर, जैसा कि आपने भी कहा कि 11 सालों में तस्वीर बदल गई है। ऐसा लगता है कि मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 का होने के बाद और भी ज्यादा तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जेनजी का आंदोलन है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा कैंसिल करके बैठे हैं। और तो और हालत तो अब ये हो चुकी है सर, जो पहला सर्वे निकलकर सामने आया है बिहार चुनावों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है। अब इस सर्वे पर क्या कहेंगे सर? और इसी के साथ अगर बिहार चुनाव में मोदी शाह चूक गए तो मोदी की कुर्सी का क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें अभी मोदी शाह बहुत दबाव में है और बिहार चुनाव के बाद में अगर बिहार में उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो और दबाव में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया हुआ है और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने आवाज उठाई है। भाई देखिए, हास्यास्पद बात है कि आपने मार्गदर्शक मंडल की स्थापना करी और कई लोगों को आपने जोर जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में भेजा, ये कहते हुए कि आपकी उम्र 75 साल से अधिक है, और जो वही चीज आपके सामने खड़ी हुई तो आपने रूल बदल दिया। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके लोगों में रोष है, खासकर उन लोगों में ज्यादा रोष है जो इसके भुक्तभोगी बने। अब चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो दूसरे लोग हो। अब मुरली मनोहर जोशी हिम्मत करके बोल रहे हैं क्योंकि वो सैद्धांतिक आदमी है, वो एक विचारधारा के व्यक्ति हैं। बाकी लोग जो है चुपचाप बैठे, कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। उसमें चाहे वेंकैया नायडू हो, चाहे सुमित्रा महाजन हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे बाकी जितने लोग भी इसके अंतर्गत हटाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी बोल रहे हैं। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, मुरली मनोहर जोशी तो पहले भी बोले थे, जब उनका टिकट कट गया था उन्होंने साफ साफ कह दिया था और पत्र जारी कर दिया था कि मुझे चुनाव लड़ने से रोका गया है। तब भी पत्र जारी किया था और अब जब 75 का होने पर मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं हुए, फिर से मुरली मनोहर जोशी ने पत्र जारी किया है सर। देखिए, मुरली मनोहर जोशी का मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वो एक कद्दावर नेता है, पुराने जानकार हैं वो, और वो तमाम चीजों को समझते हैं। हमने देखा है कांग्रेस की सरकार के दौरान भी बीच बीच में वो तमाम मुद्दे उठाते रहते थे, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हो, चाहे देश के दूसरे मुद्दे हो, चाहे पर्यावरण के मुद्दे हो। तो ये उन कद्दावर नेताओं में से, उन विद्वान नेताओं में से एक है जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। इस तरह के लोगों को दरकिनार करना कहीं ना कहीं पार्टी और संघ भी उसको लेके विचार विमर्श कर रहा है कि किस प्रकार से इन चीजों को किया जाए। इसमें ये भी आप मान के चलिए कि इस लड़ाई में और इस मुहिम में मुरली मनोहर जोशी अकेले नहीं है, उनके पीछे संघ भी है और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लॉबी उनके पीछे खड़ी हुई है। उनको तो सिर्फ बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आगे किया है। आखिरी सवाल लूंगी सर, और ये सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर।
आपको क्या लगता है सर, पहले तो वसुंधरा राजे का भी नाम निकलकर सामने आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अब आर पार की जंग शुरू हो गई है? जिस तरीके से नितिन गडकरी ने भी अब हमला बोल दिया है, नितिन गडकरी के भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वसुंधरा राजे ने कमान संभाली है, मुरली मनोहर जोशी ने पत्र जारी कर दिया है, ऐसे हालातों में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बदलना भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है? और क्या सर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा तो प्रधानमंत्री भी बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर खाली इन्हीं को बनाना होता तो ये बना चुके होते। ये संघ ने भी कह दिया, मोहन भागवत जी ने भी कह दिया। कहीं ना कहीं संघ का दबाव इनके ऊपर है और इनकी पसंद के जो नेता हैं उनको संघ पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहा है। इन्होंने और संघ ने जो मिलके नाम तय किए थे उसमें वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे लोगों के नाम आए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, राजनाथ सिंह, नितिन और ये अपने वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान ने अध्यक्ष बनने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आते हैं तो ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। गडकरी ने मना नहीं किया तो गडकरी का नाम जैसे ही चला ये लोग गडकरी के पीछे पड़ गए और गडकरी के घोटाले घपले खुलने शुरू हो गए। एथनॉल का उनके ऊपर, उनके बेटों के ऊपर चार्ज लगाया गया, जबकि एथनॉल की तो लगभग 300 कंपनियां जो एथनॉल बना रही हैं। और खाली एथनॉल घोटाला तो हो नहीं रहा, उसमें अगर घोटाला है तो उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, उसमें जो है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी होगी, क्योंकि कारें तो वही बनती हैं। दूसरा ये है कि अगर नितिन गडकरी भी पीछे हटते हैं तो संघ के पास सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र बचता है और उसका नाम है संजय जोशी। तो इसलिए संजय जोशी के नाम पे संघ अड़ा हुआ है और हो सकता है कि अंत में मजबूरीवश इनको गडकरी को छोड़ के, बाकी सबको छोड़ के संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़े। और संजय जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी, सामने समझ में आ रहा है, संजय जोशी आएंगे तो मोदी जी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारी बातचीत की, हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर। उन्होंने सीधे सीधे दावा कर दिया है कि एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी फंस गई है। 75 का होने पर किस तरीके से मोदी शाह ने बहुमत की सरकार में मनमानी की आप जानते हैं, लेकिन अब वही खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो अल्पमत की सरकार हुई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 के हो गए हैं। फिलहाल 75 के होने पर अगर मोदी जी खुद मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं हुए तो क्या जबरिया रिटायर कर दिए जाएंगे? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।